मेरा नाम दिया है। शादी से पहले मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मेरी फैमिली इतनी भी गरीब नहीं थी, बस हम लोग मिडिल क्लास टाइप के लोग थे। मेरे घर में मेरे माता पिता के अलावा मेरी 2 बहनें थीं और 2 भाई थे। मैं कॉलेज जाती थी और मेरे साथ कॉलेज में ही एक लड़का भी पढ़ता था। उसका नाम विकी था। विकी देखने में स्मार्ट और हैंडसम था। मैं भी खूबसूरत थी। लोग मुझे देखकर काफ़ी पसंद किया करते थे, लेकिन मुझे विकी देखते ही पसंद आ गया था। उसने भी मुझे पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। पहले हम दोनों की दोस्ती हुई और उसके बाद धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे और दोनों एक साथ ही कॉलेज जाया करते थे। मैं अपने घर से तो अकेले ही कॉलेज जाने के लिए निकलती थी, लेकिन अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर मुझे विकी बाइक पर लेने के लिए आ जाया करता था। इसी तरह से ही वो मुझे कॉलेज से घर छोड़ा करता था और सुबह में भी कॉलेज इसी तरह से लेकर जाता था। हम दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी थीं। हर हफ्ते एक बार हम दोनों डेट पर ज़रूर जाते थे। हमारी लव स्टोरी बहुत अच्छी चल रही थी। विकी अमीर परिवार का बेटा था और इकलौता बेटा था। विकी 4 बहनों का इकलौता भाई था, इसलिए उसकी फैमिली में सब उस पर जान छिड़कते थे। एक दिन जब विकी की फैमिली को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया, तो उन्होंने विकी पर रोक लगानी शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि हमें ये लड़की पसंद नहीं और तुम इससे शादी नहीं करोगे। लेकिन विकी ने अपने परिवार वालों की कोई बात नहीं मानी और वो मेरे कांटेक्ट में ही रहा। उसने मुझसे दूरी नहीं बनाई। वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगा था कि मुझसे दूर रह ही नहीं सकता था। विकी के पेरेंट्स ने मेरे घर की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली और इसी के अकॉर्डिंग वो मेरे घर पर आ गए मेरे माँ बाप से बात करने के लिए। उनका कहना था कि मैं उनके बेटे को छोड़ दूं। जब वो हमारे घर आई और उन्होंने मेरे माता पिता के सामने मेरे अफेयर के बारे में बात की, तो मैं भी डर गई थी, क्योंकि मेरी फैमिली काफ़ी स्ट्रिक्ट थी और लव मैरिज के ख़िलाफ़ थी। मेरे दोनों भाइयों से भी मैं बहुत डरती थी। अब मुझे डर लगने लगा था कि ना जाने मेरे पेरेंट्स मेरे साथ क्या करेंगे, क्योंकि विकी की माँ उनसे मेरी अच्छी खासी शिकायत लगा चुकी थी। विकी की माँ ने मेरे आगे पैसों की गड्डियाँ रख दी और कहने लगी, तुम्हारी जितनी कीमत है तुम ले लो, लेकिन मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। मैंने उनके पैसे उनको वापस कर दिए और कहा कि मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ, पैसों से नहीं, इसलिए आप इन पैसों को लेकर चली जाओ। विकी की माँ ने मुझसे कहा कि तुम मेरे बेटे की पत्नी बनने के ख्वाब मत देखना, क्योंकि तुम हमारे ख़ानदान की बहू नहीं बन सकती। हमारा लेवल बहुत ऊंचा है, इसलिए हम तुम जैसी गरीब लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा इकलौता बेटा है। उसके लिए हम अपने ही जैसी हाई क्लास स्टैंडर्ड फैमिली की बेटी लेकर आएंगे। जब ये बात उनके बेटे को पता चली, तो उसने घर में खूब हंगामा किया और कहा कि मैं शादी करूँगा तो दिया से ही करूँगा, वरना और किसी लड़की से शादी नहीं करूँगा। और उनके जाने के बाद मेरे घर वालों ने भी मेरी खूब क्लास लगाई थी। मैंने भी यही बात कही थी कि मैं विकी से ही शादी करना चाहती हूँ। बहुत हंगामे हुए, लेकिन उसके बाद जैसे तैसे हम दोनों के परिवार वाले हमारी शादी के लिए मान गए थे। मैं विकी को काफ़ी अच्छे तरीके से जानती थी। हम दोनों तो अपनी शादी से बहुत खुश थे, लेकिन इस शादी से हम दोनों के घर वाले ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि एक तो मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और कुछ हमारे यहाँ अपनी कास्ट से बाहर शादी नहीं की जाती थी। मगर जैसे तैसे करके मैंने अपने घर वालों को और विकी ने भी अपने घर वालों को मना लिया था। मेरे घर वालों को तो मनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ था। सिर्फ विकी मेरी कास्ट का ही नहीं था, लेकिन उसकी फैमिली काफ़ी मालदार थी और वो देखने में भी बहुत हैंडसम था। यही सब बातें मेरे परिवार को अच्छी लगी थी, लेकिन एक परेशानी ये थी कि जिससे मेरी शादी हो रही थी, उसके घर वालों को मैं और मेरे घर वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसकी वजह ये थी कि मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उन सब लोगों को लगता था कि मैंने उनके बेटे के पैसों की वजह से उसको अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। वो लोग मुझे लालची लड़की समझते थे, इसीलिए नहीं चाहते थे कि विकी और मेरी शादी हो जाए। लेकिन हम दोनों ने अपनी मोहब्बत और ज़िद से अपने अपने परिवार को इस शादी के लिए राज़ी कर लिया था। हमने अपने इस रिश्ते को कायम करने के लिए भरपूर कोशिश की। मेरे ससुराल वाले बेशक झूठी मुस्कुराहट से ही सही, लेकिन शादी के लिए राज़ी हो गए थे, बल्कि अब शादी की तैयारियां भी करने लगे थे। मेरे ससुराल वाले किसी न किसी बात पर मेरे घर वालों को नीचा दिखाने का मौका हाथ से नहीं जाने देते थे।
हर वक्त उन्हें अपनी दौलत और अपने बेटे की खूबसूरती का घमंड था। हमेशा वो अपनी दौलत का रौब दिखाते रहते थे। ये भी नहीं था कि वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, लेकिन बस हमारे मुकाबले से थोड़े बेहतर थे। और कुछ उनका बेटा स्मार्ट और इकलौता था। उन्हें इस बात पर भी बहुत घमंड होता था। उन्हें लगता था कि मैं उनसे उनका इकलौता बेटा छीन रही हूँ, तो इसीलिए वो अपनी नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते थे। मैं और मेरी फैमिली ये सब देखकर खामोशी से उनकी हरकतें देखते रहते थे और उनकी उल्टी सीधी बातों को बर्दाश्त किया करते थे। वो अपने बेटे के लिए अपने दोस्त की बेटी लाना चाहते थे, जो कि काफ़ी अमीर थे, और अपनी बेटी को बहुत सारा दहेज भी देते। मैं हमेशा अपनी खूबसूरती पर ध्यान दिया करती थी। मैं खुद को और भी ज़्यादा खूबसूरत रखने की कोशिश में लगी रहती थी। आखिर मेरी खूबसूरती की वजह से ही तो मेरे होने वाले पति ने मुझे पसंद किया था, और इसी खूबसूरती की वजह से वो मेरा दीवाना हो गया था कि उसे मेरे अलावा और कोई दिखाई नहीं देता था, और ना ही उसे मेरे अलावा किसी और की बात अच्छी लगती थी। मैं जो कहती वो वही किया करता था। मैं शादी से पहले उसे अपने प्यार में पागल देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती थी, और अब तो जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरे पैर तो जैसे ज़मीन पर टिकते ही नहीं थे। आखिर मैंने जिसे चाहा था उसे पा लिया था, और मुझे क्या चाहिए था। और फिर मेरी भी तो तमन्ना थी कि मेरी शादी किसी अमीर परिवार में हो जाए। आखिर मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई थी। शादी से पहले मैं जिस पैसे के लिए तरसती थी, शादी के बाद वो पैसे मेरी ज़िंदगी में शामिल होने वाले थे, जिससे मैं खुलकर अपनी ज़िंदगी के अधूरे सपने पूरे करने वाली थी। विकी ने मेरी फैमिली से सख्ती से मना कर दिया था कि उसे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी फैमिली से उनकी हैसियत के मुताबिक जितना भी हो पा रहा था वो करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जितना सामान भी मेरे मायके से मेरे ससुराल गया था, तो मेरे ससुराल वालों ने उस सामान को देखते ही लेने से इनकार कर दिया था और कहा था कि हम ऐसा घटिया सामान अपने घर में नहीं रखते। तब मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि इससे तो अच्छा था कि मेरी फैमिली विकी के कहने पर सच में कुछ भी नहीं करती तो सही था। उन्होंने इतनी मुश्किलों से सब कुछ किया था, मगर मेरे ससुराल वालों के तो नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। ये सब देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन फ़िलहाल मैं अपने गुस्से को ठंडा करके अपने मतलब की वजह से खामोश रहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई ऐसी वैसी बात करूं जिससे मेरे ससुराल वालों को बातें करने का मौका मिल जाए। वैसे भी मैं उनका बिहेवियर अच्छी तरह से जान गई थी। वो हमारी ऐसी किसी गलती के इंतज़ार में थे जिसको वो वजह बनाकर ये रिश्ता तोड़ सकते थे। मुझे बस ये वक्त गुजरने का इंतज़ार था, और उसके बाद जो मैं करती वो अब तक किसी ने भी सोचा नहीं था। एक तरफ तो मैं बहुत खुश थी और दूसरी तरफ मुझे कुछ गलत करना था। जब तक हमारी शादी पूरी तरह से नहीं हो जाती, तब तक मुझे अपनी ये सोच को बरकरार रखना था। कुछ अच्छे और कुछ बुरे दिन इसी तरह से गुजरते रहे, पता ही नहीं चला, और वो दिन भी आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। आखिरकार मैं और विकी शादी के बंधन में बंध गए थे, और हम दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे, जिसका अंदाज़ा हमारे चेहरे की खुशी से लगाया जा सकता था। मैं अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ विदा होकर अपने पति के घर चली आई थी। यहाँ पर मेरा बहुत अच्छा तो नहीं, बल्कि इतना बुरा भी स्वागत नहीं किया गया था, जिसकी वजह शायद ये थी कि मेरी सास और ससुर को दुनिया के दिखावे के लिए ये सब कुछ अच्छी तरह से करना पड़ा था, और मुझे उनकी ये हालत बहुत परेशान कर रही थी कि वो अपने दिल में मेरे लिए कितने सारे गिले शिकवे लिए बैठे थे। लेकिन दिल में मेरे लिए शिकायत और शिकवे होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। मैं अपने दिल से उनके लिए बुरे ख्याल और उनके साथ बुरा करने के हक़ को गलत नहीं समझती थी, क्योंकि मेरे दिल में ये ख्याल भी उन लोगों की तरफ से ही आए थे। शादी के शुरू के दिन तो बहुत अच्छे गुजरे थे, जिससे मुझे काफ़ी उम्मीदें थीं कि आगे भी यकीनन सब कुछ ठीक ही रहेगा। शादी से पहले मेरे दिल में एक ये डर भी था कि कहीं मेरा होने वाला पति, जो अब मेरा दीवाना है, कहीं शादी के बाद वो बदल न जाए, या फिर उसका मुझसे जल्दी दिल न भर जाए, क्योंकि अक्सर मैंने पसंद की शादियों को बहुत जल्दी टूटते हुए देखा था, जिसकी पहली वजह तो यही होती थी कि दो लोग जो पहले एक दूसरे से बहुत मोहब्बत किया करते थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, वो शादी के बाद जल्द ही एक दूसरे से बोर हो जाया करते थे, और जिसको वो दोनों प्यार मोहब्बत समझते थे वो सब उनकी नज़र का और दिल का धोखा होता है। मगर मुझ पर तो जैसे भगवान की कृपा थी।
मेरे ससुराल वाले औरों की ससुराल जैसे ही थे, वो अब भी मेरा था और अब भी मुझसे प्यार किया करता था। शादी के बाद भी विकी के अंदर कोई बदलाव नहीं आया था और ना ही उन्होंने मेरे प्यार में कोई कमी छोड़ी थी। विकी मेरी हर बात को मानता था, वो अपने लिए मुझे ज़रूरी समझता था। शादी के बाद जल्द ही हम दोनों पति पत्नी हनीमून पर गोवा घूमने के लिए चले गए थे, जिसकी वजह से मुझे अपने ससुराल वालों के साथ बहुत कम साथ रहने का टाइम मिला था। इसलिए मेरे दिमाग में जो अपने ससुराल वालों से बदला लेने का जज्बा जाग रहा था, फ़िलहाल वो थोड़ा कम हो गया था। मैं भी ये पुरानी बातों को भूलकर गोवा में एंजॉय कर रही थी और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत वक्त था, जिसे याद रखने के लिए मैंने बहुत सारी फ़ोटो और वीडियो भी अपने पास सेव कर ली थी। इसी तरह वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला, या फिर अच्छा वक्त इतनी जल्दी ही गुजर जाया करता है। धीरे धीरे हम दोनों पति पत्नी अपनी नॉर्मल से ज़िंदगी की तरफ आने लगे थे। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, तो हमें किसी और की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम अपनी एन्जॉयमेंट वाली लाइफ से नॉर्मल ज़िंदगी की दुनिया में आ गए, तो जल्द ही मेरे ससुराल वालों का असल चेहरा भी मेरे सामने आने लगा था। लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहने वाली थी। लेकिन जो मैं हासिल करना चाहती थी वो मुझे मिल चुका था। हर लड़की के कुछ सपने होते हैं कि उसकी अच्छी जगह शादी हो, उसका पति उससे प्यार करने वाला हो, उसका अपना एक घर हो जिस पर वो अकेली राज कर सके। बिल्कुल ऐसे ही मेरे सपने भी थे, जो कि अब पूरे होने लगे थे। मुझे सब कुछ मिल चुका था, लेकिन अभी ऐसा घर नहीं मिला था जहाँ पर मैं पूरे घर में सिर्फ अपना ही राज चला सकूं। मैं अपने पति की मोहब्बत में एक अलग घर की ख्वाहिश को भूल चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो अपने घर वालों से दूर हों, लेकिन मेरे ससुराल वाले, खासकर मेरी सास और मेरे ससुर, मेरा इस घर में रहना मुश्किल कर रहे थे। उनका ख्याल था कि मैं उनसे तंग आते ही इस घर को छोड़कर और उनके बेटे को छोड़कर चली जाऊं, और फिर वो अपनी मर्जी से एक अमीर ख़ानदान की लड़की की शादी अपने बेटे के साथ करवाकर उसको अपने घर ले आएंगे। लेकिन मैं उनकी हर सोच और उनके हर सपने को गलत साबित करने वाली थी। इसीलिए जब उनका असली रूप देखा तो खुद को भी इस रूप में धारण कर लिया था। उनका असली रूप ये था कि वो मेरे पति के सामने मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे, लेकिन मेरे पति के जाने के बाद वो अपनी असलियत में आ जाते थे। कुछ महीने तो ऐसे ही गुजरते चले गए, लेकिन जब मुझे लगा कि इस घर में रह रहकर मेरा सुकून बर्बाद हो रहा है, तो मैं सारे नाटक को ख़त्म करने लगी। और इसका मुझे यही हल नज़र आ रहा था कि अपने पति से कहूँ कि वो मुझे एक अलग घर लेकर दे। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे उम्मीद थी कि मेरा पति यही बात सुनते ही फ़ौरन मान लेगा, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि मेरी ये बात सुनते ही वो कुछ परेशान हो गए थे। जिसके बाद उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम किसी भी तरह से यहीं रहने की आदत डालो। वो अपने घर वालों को नहीं छोड़ना चाहते थे। आज पहली बार मेरे पति ने मेरी किसी बात से इनकार किया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं अपने पति से भी नाराज़ हो गई थी। मेरी नाराज़गी देखते ही मेरे पति पागल से हो गए थे। उन्होंने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मानी और उन्होंने ही मेरी ज़िद के आगे हार मान ली थी और अपने घर वालों से अलग होने का फ़ैसला कर लिया था। इसके बाद वो मुझे छोटे से फ्लैट में लेकर आ गए थे, जिसे देखते ही मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरे सास ससुर जिस घर में रहते थे वो बहुत बड़ा था। इसीलिए मुझे लगा था कि चलो इस घर जितना तो नहीं, बल्कि इससे छोटा घर मुझे ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन ये तो एक कमरे का छोटा सा ही फ्लैट था। इस फ्लैट को देखते ही एक बार फिर मेरे और मेरे पति का झगड़ा शुरू हो गया था। मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं कोई नोट छापने की मशीन नहीं हूँ जो तुम्हें अलग से एक बड़ा घर लेकर दूँ। तुम्हें इस फ्लैट में रहना है तो रहो, वरना वापस अपने ससुराल वाले घर में ही। लेकिन अब मैं किसी भी हाल में उस घर में नहीं जा सकती थी, क्योंकि इससे मेरा घमंड और मेरी इज्जत खराब हो जाती, जो मुझे किसी भी हाल में गवारा नहीं थी। और दूसरी बात, जो गम मैं अपने सास ससुर को देकर आई थी कि उनके बेटे को मैंने उनसे अलग कर दिया था, उनके इस गम को अब मैं उनके दिल से ख़त्म नहीं करना चाहती थी। मेरे दिमाग में वो टाइम चल रहा था जब मेरे पति ने अपने माँ बाप को बताया था कि वो अलग घर में शिफ्ट हो रहा है, तो उसके माँ बाप उसकी जुदाई से तड़प उठे थे। उसकी माँ तो बहुत रो रही थी कि वो अलग ना हो और कभी इस घर से ना जाए, क्योंकि विकी उनका इकलौता बेटा था और मेरी ज़िद की वजह से मेरा पति मजबूर हो गया था।
मेरे ससुराल वाले जो ये सोचे हुए थे कि उनके बुरे व्यवहार से मैं तंग आते ही अपने पति को छोड़ दूंगी, उनके बेटे की ज़िंदगी से जाकर उन्हें खुश कर दूंगी, तो ये उनकी भूल साबित हुई। बल्कि मैंने उनको साबित कर दिया था कि वो मुझे क्या, इस घर से और अपने बेटे की ज़िंदगी से निकालेंगे। मैंने उनके बेटे को उनसे दूर करके उसको इस घर से ही निकालकर अपने साथ लेकर चली गई और वो लोग पीछे हाथ मलते रह गए। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था और मैं उसके इसी प्यार का फ़ायदा उठा रही थी। शुरू में तो मुझे कुछ दिन ये छोटा सा फ्लैट बुरा लगता था, लेकिन फिर मुझे इस फ्लैट की आदत होने लगी थी। और दूसरा, मैं ये सोचती थी कि जो भी है अच्छा है। मुझे अपने ससुराल वालों के नाटक से तो रिहाई मिल गई थी। अब मैं यहाँ पर सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। दिल को तसल्ली दिलासा देने की देर थी तो दिल भी संभल ही गया था और मैं अपनी छोटी सी दुनिया में थी। ज़िंदगी एक बार फिर से मेरे सपनों जैसी हो गई थी। मैं जब कभी अपने मायके जाती थी तो वहाँ सब मेरी लाइफ और मुझे देखकर जलते रहते थे। मेरे माता पिता को जो मेरी शादी से पहले मेरे ससुराल वालों की वजह से टेंशन रहती थी, अब वो भी उस टेंशन से फ्री रहने लगे थे। मैं सुबह को अपने हाथों से नाश्ता तैयार करके अपने पति के सामने रखती थी और साथ ही उनके लिए दोपहर का लंच पैक भी कर दिया करती थी। मेरे पति जब अपने घर पर रहते थे तो वो अपना कोई काम नहीं किया करते थे, लेकिन जब से वो अपनी फैमिली से अलग हो गए थे इसीलिए अब घर का खर्च उन्हें ही उठाना था। इसीलिए वो अपने डैड के ही ऑफिस में जाने लगे थे। इसी तरह से घर का खर्च आराम से चल रहा था और मेरे पति हमेशा मुझे खुश रखते थे। मैं रात का खाना भी अपने हाथों से बनाकर पहले ही रेडी करके रख दिया करती थी। मेरे पति को लगता था कि मैं उनका बहुत ख्याल रखती हूँ। सारा दिन छोटे छोटे काम करती थी और फ्री हो जाने के बाद सो जाया करती थी। कभी कभी टीवी देख लिया करती थी और कभी कभी मोबाइल इस्तेमाल करने की मेरी आदत बनती ही जा रही थी। मतलब मेरी ज़िंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी। रात का खाना कभी कभी हम दोनों घर पर ही खाते थे, क्योंकि ज़्यादातर मेरे पति मुझे बाहर रेस्टोरेंट में ही खाना खिलाने के लिए लेकर जाते थे और हम दोनों रात को बाहर घूमने के लिए जाते थे। जैसे ही मेरे पति घर आते थे मैं उनसे बाहर घूमने की फरमाइश करती थी तो वो फ़ौरन राज़ी हो जाते थे। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ये सब कुछ कम भी होने लगा था, जिसकी वजह ये थी कि अब मेरे पति अक्सर रात का खाना बाहर ही अपने दोस्तों के साथ खाकर आने लगे थे, जिस पर मैं उनको कुछ कहती तो नहीं थी, बस मेरा मूड ख़राब हो जाता था। खुद अकेले घर में कुछ न कुछ बनाकर खा लेती थी या फिर कभी कभी मेरे पति मुझे खुश करने के लिए बाहर से ही खुद खाना पैक करवा कर ले आते थे। एक दिन मेरे पति को ऑफिस गए हुए 3-4 घंटे हो गए थे, तभी मेरे मोबाइल पर किसी का फ़ोन आने लगा। मुझे उस टाइम बहुत सुस्ती आ रही थी। मैं लेटी हुई टीवी देख रही थी। मोबाइल हाथ में लेने से ही पहले मैं समझ गई थी कि फ़ोन मेरे पति का ही होगा और सच में ऐसा ही था। मेरे मोबाइल पर मेरे पति की ही कॉल आ रही थी, क्योंकि वो रोज़ इस टाइम पर मुझे कॉल किया करते थे। मैंने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव की। मुझे ऐसा लगा या तो मेरे पति आज मुझे कोई सरप्राइज़ देने वाले हैं या फिर उनका मुझसे फ़ोन पर प्यार भरी बात करने का दिल चाह रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो मुझसे कहने लगे, आज शाम मेरे कुछ दोस्त घर पर आ रहे हैं तो तुम उनके लिए अच्छा सा खाना बना लेना। जिस पर मेरा मूड बिगड़ गया था और मैंने कहा कि आज क्या हो गया, पहले भी तो तुम लोग बाहर से खाना खाते थे, तो आज भी बाहर से ही खाना खा लेना। मेरे पति ने मेरी बात नहीं मानी और कहने लगे कि मेरा दोस्त घर पर आने की बहुत ज़िद कर रहा है और उसे घर का ही खाना खाना है। उसका कहना है कि वो मेरी पत्नी के हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहता है, तो मेहरबानी करके इस बात पर बहस मत करो और आज खाना बना लो। तो मैंने ना चाहते हुए भी अपने पति की बात मान ली और किचन की तरफ चली गई। शाम होने में अभी काफ़ी वक्त था, लेकिन मैं अकेली थी, इसीलिए अभी से ही खाने की तैयारी शुरू कर दी थी ताकि टाइम पर मैं सारा खाना रेडी कर सकूं। मेरे पति ने पहली बार मुझसे कोई डिमांड की थी, तो मैं सब कुछ बहुत अच्छा करना चाहती थी। वैसे तो मैं खाना अच्छा बनाया करती थी, लेकिन आज मैंने कुछ और स्पेशल डिशेस भी बनाई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति के दोस्त मेरे पति से कहें कि तुम्हारी पत्नी ने अच्छा खाना नहीं बनाया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और खाना बहुत अच्छा बना था। मेरे पति के दोस्त ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, जिस पर मुझे और मेरे पति को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की थी कि मेरे पति का दोस्त मुझे बार बार देखे जा रहा था
और बार बार ही खाने की तारीफ किए जा रहा था। उसके कुछ दिनों के बाद ही फिर मेरे पति का फ़ोन आया कि आज फिर खाना तैयार कर लेना, पर आज भी सिर्फ मेरा वही दोस्त आएगा जिसके लिए तुमने उस दिन खाना बनाया था। अब मुझे अपने पति की ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि आपको इसी तरह बार बार अपने दोस्त को घर लाते रहेंगे और मुझसे खाना बनवाते रहेंगे। अब अच्छी मुसीबत मेरे सर पर आ गई थी कि रोज़ रोज़ खाना पकाओ। मुझे अब फ्री रहने की इतनी आदत हो गई थी कि ज़्यादा काम करने से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। मैं उस दिन खाना बनाते बनाते सोच रही थी कि मैं आज रात विकी को सख्ती से मना कर दूंगी कि आइंदा मुझे खाना बनाने को ना कहे और बाहर से ही अपने दोस्तों को खाना खिला दे। उन्हें घर लाने की कोई ज़रूरत नहीं, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी ये बात मेरे पति से कहे बिना ही पूरी होने वाली थी और इस सब के पीछे जो वजह बनने वाली थी, इस वजह ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था और यही वजह मुझे अपनी ज़िंदगी से कहीं का कहीं खड़ा करने वाली थी। उस रात जब मेरे पति घर में दाखिल हुए तो वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। उनके साथ उनका वही दोस्त भी मौजूद था जो उस दिन खाने पर आया था। आज मेरा पति न जाने क्यों उस दिन से ज़्यादा अपने दोस्त को इज्जत दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये इनका दोस्त है तो फिर मेरे पति उनके साथ इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और सोचती, मेरे पति ने मुझे बताया कि दिया, तुम मेरे दोस्त को तो जानती ही हो, ये वही दोस्त है जो उस दिन खाने पर आया था। इसका नाम राहुल है। हम दोनों दोस्त होने के साथ साथ ही अब बिजनेस पार्टनर्स भी बनने वाले हैं। ये बात सुनकर तो मैं खुश हो गई थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि आखिर ये दोनों किस तरह का बिजनेस करने वाले हैं और कैसे बिजनेस पार्टनर बनने वाले हैं। वो दोनों बैठ गए और मैंने उन दोनों को पानी दिया। राहुल हमेशा मुझे घूर घूर कर देखता रहता था। राहुल और विकी अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे और इसी खुशी में मेरा हाथ का बना खाना खाने के लिए हमारे घर पर आए थे। विकी ने मुझे बताया कि हम दोनों डैड के ऑफिस में एक साथ बैठकर ही लंच किया करते थे। राहुल मेरा खाना खा जाया करता था। तुम्हारे हाथ का बना खाना तो सारे ऑफिस में फेमस है, इसको तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। और जब हम आज से अपने नए काम की शुरुआत करने वाले थे, इसलिए आज राहुल चाहता था कि वो आज हमारे घर आए और तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाए। इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ोन करके कह दिया था कि आज तुम फिर से मेरे दोस्त के लिए खाना बना लो। राहुल मुझे ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था और बार बार विकी की बातों पर मुस्कुराए जा रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं रोज़ ही विकी के आने से पहले ही तैयार हो जाती थी। खूबसूरत तो मैं पहले से ही थी, लेकिन जब मैं सच संवर के तैयार हो जाती थी और अपने पति के सामने आती थी तो मेरे पति कहीं और देख ही नहीं पाते थे और हर वक्त मेरी तारीफ़ करते रहते थे। मगर आज मेरे पति तो मुझे देख ही रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ उनके दोस्त की नज़रें भी मुझसे नहीं हट रही थी। मैं राहुल की नज़रों को अब धीरे धीरे समझ गई थी, इसीलिए मुझे कुछ बेचैनी का एहसास होने लगा था। अपने पति के दोस्त को कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए बस बेवजह की स्माइल किए जा रही थी। काफ़ी देर बाद वो हमारे घर से गया था और वो मेरे पति से बार बार मेरे बारे में बातें किए जा रहा था। वो बस बार बार यही कह रहा था कि भाभी बहुत अच्छी है और बहुत खूबसूरत हैं, खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी भी ऐसी ही हो। और मेरा पति तो अपने दोस्त से मेरी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रहा था। जब रात को विकी और मैं लेट गए तो मैं विकी से कहने लगी, आखिर आप दोनों दोस्त कैसा बिजनेस शुरू करने वाले हो। विकी ने मुझसे कहा कि जब से मैं इस घर में आया हूँ, डैड का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं रहता है। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, लेकिन फिर भी अपने ही ऑफिस में मुझे अब हर काम अपने डैड से पूछकर करना पड़ता है। मैं वहाँ का बॉस हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर नौकरी के तौर पर काम करता हूँ। डैड मुझे इस तरह से सैलरी देते हैं जैसे मैं उनका बेटा नहीं, ऑफिस में काम करने वाला कोई नौकर हूँ। मेरा ये दोस्त भी ऑफिस में ही काम किया करता था। अब हम दोनों अपने अपने पैसे लगाकर एक अपना नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं और फिर तुम देखना, हम इस छोटे से फ्लैट से भी निकल जाएंगे और एक बड़े से घर में शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। मैं अपने पति की बात सुनकर खुश हो गई थी, क्योंकि मैं भी और ज़्यादा आराम वाली ज़िंदगी चाहती थी, क्योंकि अभी मेरे इस फ्लैट में नौकर मौजूद नहीं थे और मुझे घर का काम करना पड़ता था। अगर मेरे पति का काम अच्छा चलता तो मैं रानियों वाली ज़िंदगी गुजारती। अब रोज़ यही होने लगा था। राहुल रोज़ हमारे घर पर आने लगा था और कहता था कि मैं विकी से बिज़नेस के सिलसिले में बात करने के लिए आया हूँ।
छोटी से छोटी बात पर वो हमारे घर पर आ जाया करता था। वो मेरे लिए बहुत खूबसूरत और महंगे महंगे तोहफे भी लेकर आने लगा था। मैंने राहुल से मना भी किया कि मुझे इतने महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन विकी मुझे आगे से खामोश कर दिया करते थे। अब रोज़ यही सब कुछ होने लगा था। राहुल मुझ पर बहुत गंदी निगाह डालता था। मुझे राहुल बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जबकि वो मेरे पति का एक बिजनेस पार्टनर था, इसलिए मुझे उसे बर्दाश्त करना पड़ता था। एक दिन मेरे पति ने मुझे राहुल के बारे में ऐसी बात कही कि मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मेरे पति ने मुझसे कहा कि राहुल अब जब भी घर पर आए तो तुम उससे खुश होकर ही बात किया करो, जैसा वो कहे वैसा ही किया करो, जिसकी वजह से राहुल और मेरा बिजनेस और भी ज़्यादा चलने लगेगा। मैंने विक्की से कहा कि आखिर आप दोनों के बिजनेस के बीच में आप मुझसे राहुल को खुश रखने की बात क्यों कह रहे हो। मैं गुस्से में आकर विक्की से ये बात कहने लगी थी। विक्की ने कहा कि तुम्हें पता है, जब से तुम्हारी वजह से मैं इस घर में आया हूँ, मुझे कितनी परेशानी हो गई है। मेरा बाप मुझे नौकरों की नज़र से देखने लगा था, जबकि मैं उस ऑफिस का बॉस था। लेकिन जिस दिन से तुम मुझे इस घर में लेकर आई हो, उस दिन से ही मेरे पिता ने मुझे नौकर समझ लिया। मुझे सैलरी ऐसे देते थे जैसे किसी नौकर को देते हैं। सारे ऑफिस के सामने मेरी वैल्यू सिर्फ एक नौकर वाली ही रह गई थी और मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहता था। इसीलिए हमारे बिजनेस में सारा पैसा राहुल ने ही लगाया और हम दोनों जो भी काम करेंगे उसका हमें जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब हम दोनों में आधा आधा बट जाएगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं इस बिज़नेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाता, तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमें राहुल से दबना पड़ेगा और उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। मतलब मेरा पति तरक्की के लालच में इतना अंधा हो गया था कि वो सही गलत की पहचान भी भूल गया था। मैंने अपने पति की प्लानिंग सुनते ही इनकार कर दिया। मुझे उसकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, बल्कि वो उल्टा मुझे ही समझा रहा था और उसने बातों बातों में मुझे ऊंचे ऊंचे सपने दिखाए कि एक बार बस मेरा बिजनेस ठीक से चल जाए, उसके बाद मैं राहुल को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अब राहुल को काबू करने का एक यही तरीका है। अगर तुमने राहुल को काबू कर लिया तो हमारी ज़िंदगी में वारे के न्यारे हो सकते हैं। राहुल के पिता बहुत अमीर हैं। राहुल ने तो अपने पिता से पैसे लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दिया, तुम्हें ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा जो एक बड़े घर का सपना है वो भी इसी तरह से पूरा हो सकेगा। उस दिन मेरे पति ने मुझे किसी न किसी तरह से अपनी बातों में काबू कर लिया था और मैं फिर उसके कहने के मुताबिक उसके दोस्त राहुल के आने पर उसके साथ वक्त गुजारने लगी थी। अंदर से मेरा दिल ये सब करने पर बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो जाएगा। और जो मैं समझती थी कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, उसका प्यार मेरे लिए बिल्कुल गलत साबित हुआ था। पैसों के लालच में वो सब कुछ भूल गया था। उस टाइम तो मैं उसकी सारी प्लानिंग में शामिल हो गई थी। फिर धीरे धीरे मेरे दिल में अपने पति के लिए नफरत भरने लगी थी कि ना जाने मेरा पति कैसा था, जिसके सामने मैं उसके दोस्त के साथ कमरे में टाइम स्पेंड करती थी और उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, बल्कि वो तो खुद मुझे अपने दोस्त के सामने पेश कर देता था। उसे बस अपने पैसे से मतलब था। मेरे पति की इस हरकत से मेरे दिल में भी उसके लिए जो इंसानियत और प्यार था वो बहुत जल्दी ख़त्म होने लगा था। अब मुझे अपने पति की कोई ज़रूरत नहीं रही थी। उसने मुझे अपने गलत इरादों के लिए इस्तेमाल किया था। अब इन कामों से मेरा मन घबराने लगा था। मैं बहुत बड़ा पाप कर रही थी अपने पति का साथ देकर। आखिर मैं अपने पति से प्यार करती थी और उसके साथ खुशहाली भरी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन मेरा पति जो मेरे साथ कर रहा था वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था। हर रात में उसके दोस्त की रात रंगीन करती थी, लेकिन मेरे पति को किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और रोज़ ही राहुल हमारे घर पर आ जाता था। अब मुझे राहुल से और भी ज़्यादा नफ़रत होने लगी थी और राहुल के पास जाने से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। अब तो मुझे अपने पति से भी डर लगने लगा था और मैं घर में खामोश खामोश रहती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं विकी की कठपुतली बन गई हूँ। कभी विकी मुझे अपने दोस्त के साथ बाहर जाने के लिए कहता, तो कभी अपने दोस्त के लिए खाना बनाने के लिए कहता, तो कभी वो राहुल के साथ मेरी फ़ोटो खींचता। ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे विकी को देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस होता था। ये वही विकी नहीं था जिससे मैंने शादी की थी। ये तो वो आदमी था जो अपने मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा था। एक दिन मेरे दिमाग में आया कि मुझे अपने पति के दोस्त के पास जाने से
अब ज़्यादा झिझक महसूस नहीं होती थी। इसका मतलब ये था कि मैं अपने पति से सच्ची मोहब्बत नहीं करती थी, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद मैं भी उसकी दौलत के पीछे ही उस तक आई थी जिस तरह वो मेरी खूबसूरती से इम्प्रेस हुआ था। तो अब मैंने अपनी अकल को दौड़ाते हुए सोचा कि अब मेरा पति मेरे किसी काबिल नहीं रहा जिसके साथ मैं अपना रिश्ता बनाए हुए हूँ। वो मेरे पति से ज़्यादा अमीर है, तो मुझे क्या ज़रूरत है अपने पति के साथ रहने की, बल्कि मुझे उसके दोस्त को इस तरह अपना आदी बना लेना चाहिए कि वो मुझसे ही शादी कर ले। लेकिन इस सब के बीच मेरा पति रुकावट बन रहा था। मैं अपने पति के दोस्त से मिलने के बाद अपने पति से बोर हो गई थी। अब जब भी मैं अपने पति के पास जाती थी, मुझे उससे अजीब उलझन सी महसूस होने लगी थी। मेरा विकी की तरफ देखने को भी दिल नहीं करता था। वो जब भी मेरे करीब आता तो मैं चीखने लगती थी, जिससे उसे लगता था कि मैं पागल हो गई हूँ। मैं ये सब जानबूझकर इसलिए कर रही थी कि शायद इसी वजह से मेरा पति मुझे छोड़ दे। लेकिन काफ़ी टाइम गुजरने के बाद भी मेरा पति मुझे छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तो मैंने एक बड़ी सी प्लानिंग बनाने के बारे में सोचा, क्योंकि अब इस तरह की ज़िंदगी मैं नहीं गुजार सकती थी। मुझे फिर से अपनी ज़िंदगी में सुकून और आराम चाहिए था, जो कि मुझे लगता था कि मेरे पति के दोस्त के साथ रहने में ही मुझे मिल सकता है। एक रात मैंने राहुल को फ़ोन करके अपने पास बुला लिया और उससे कहा कि हम दोनों विक्की को मार देते हैं। मैंने राहुल को बता दिया कि तुम्हारा दोस्त सारा बिजनेस सेट होने के बाद तुम्हें धोखा देने वाला है। ये बात सुनकर तो राहुल विक्की को मारने के लिए तैयार हो गया था और विक्की जैसा कांटा हमारी ज़िंदगी से आसानी से हट जाएगा। राहुल मेरे कहने पर इस काम को करने के लिए तैयार हो गया था और मैंने विक्की के खाने में जहर मिला दिया, जिससे विक्की की मौत हो गई। हम दोनों ने मिलकर विक्की की डेड बॉडी को बोरी में बंद कर दिया था और फिर हम दोनों ने रात के अंधेरे में उस बोरी को गाड़ी की डिग्गी में डालकर एक नदी में फेंकने जा रहे थे। मेरे दिल में अपने पति के लिए कोई नरम दिली और अफसोस नहीं था, बल्कि मुझे ये सब करना बिल्कुल ठीक लग रहा था। हम दोनों ने जब उस बोरी को डिग्गी से निकाला तो उस बोरी के अंदर देखा तो मेरी आंखें पूरी खुली की खुली रह गई थी और जैसे मेरे शरीर से जान ही निकल गई थी, क्योंकि मेरे पति की आंखें खुली हुई थी और उसका चेहरा कुछ इस तरह से ऊपर था जैसे वो मुझे देख रहा हो, जिससे मुझे लगा कि वो जिंदा है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन वो जिंदा नहीं था, बस उसकी आंखें मरते टाइम खुली रह गई थी। हम जल्द ही उस बोरी से जान छुड़ाने वाले थे। हमने उस बोरी को नदी में फेंक दिया और वहाँ से निकल गए थे। उसके बाद मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी पहले जैसी सुकूनदायक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पति के दोस्त ने सिर्फ मेरे साथ अपना टाइम पास किया और मुझसे शादी नहीं की और मुझसे दिल भरने के बाद मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। राहुल एक बिगड़ा हुआ लड़का था जिसकी आदत थी खूबसूरत लड़कियों के साथ रात गुजारने की, और जब उसका उन लड़कियों से दिल भर जाता था तो वो उनको छोड़ दिया करता था। यही सब राहुल ने मेरे साथ भी किया था, जिससे मैं एक बार फिर से अपने माँ बाप के घर आ गई थी। मेरी ज़िंदगी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर आ रुकी थी। मेरे पति ने लालच किया तो उसने मुझे पाप करने पर मजबूर कर दिया, और जब मैं दौलत की झलक देखते ही अंधी हो गई तो मैंने उसे मार दिया और आखिर खुद भी खाली हाथ रह गई। मेरे पति के मरने को पुलिस ने ये कहकर केस बंद कर दिया था कि कुछ चोरों ने उसे सब कुछ छीनकर उसे मारकर बोरी में बंद करके नदी में फेंक दिया था। शहर में इन दिनों वैसे भी इस तरह की बहुत सारी वारदात हो रही थी, तो इसीलिए किसी को मुझ पर भी कोई शक नहीं हुआ था। मगर ये बात अब सारी ज़िंदगी मुझे परेशान करने वाली थी और मैं इस तरह घुट घुट कर ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं चाहकर भी खुद को पुलिस के हवाले नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं अब अपनी और ज़्यादा बदनामी झेलना नहीं चाहती थी, और न ही अब मुझ में अपनी बदनामी झेलने की हिम्मत थी। बस अब मैं अपने मायके में रहकर ही अपनी ज़िंदगी काट रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।